हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेडी। 6 PM पे हर रोज़ यहाँ पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। ठीक है, नोट्स भी बनवाती हूँ मैं आपके और एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। राइट, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आप जानना चाहते हैं कि आप करंट अफेयर सेक्शन कैसे प्रिपेयर करें, तो मैंने वीडियोस करी हुई हैं, आप वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपके एग्जाम को मैंने कवर नहीं किया हुआ है तो कमेंट कर दीजिए। एंड इफ़ यू हैव PYQs ऑफ दैट एग्जाम तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड आई वुड डू द एनालिसिस। PYQs नहीं भी सेंड करोगे तब भी आई विल अरेंज एंड डू द एनालिसिस। ठीक है ना। तो 12 मई का हम एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या है, स्टडी शोज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट हजार्ड्स ऑन वुमेन चिल्ड्रन। ठीक है ना, एक स्टडी हुई है जिसमें पता चल रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें वुमेन और चिल्ड्रन पे बहुत इफेक्ट होगा, उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। बच्चे जो पैदा होंगे उनको क्या दिक्कतें आ सकती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले एक रीडिंग दे देते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन इन बिहार, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना आर पर्टिकुलरली वालरेबल टू क्लाइमेट change related disaster reveals an internal study commissioned by the Ministry of Women and Child Development। अब यहाँ पे इन्होंने पूरी वो स्टेट्स की लिस्ट दे दी है जिनको क्लाइमेट चेंज से, जहाँ पर बच्चों और चिल्ड्रन को सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, जो वल्नरेबल है, जिनको सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। चिल्ड्रन एक्सपोज टू क्लाइमेट हजार्ड्स आर मोर लाइकली टू बी स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे की उम्र के हिसाब से वो एक पर्टिकुलर हाइट का होना चाहिए, एवरेज। ठीक है, अगर वो उस हाइट का नहीं है तो वो स्टंटेड है। अंडरवेट का मतलब कि उसका वेट जितना होना चाहिए नॉर्मल बच्चों के जैसा वैसा नहीं है। एंड मोर वल्नरेबल टू अर्ली प्रेगनेंसीज। ठीक है ना, मोर वल्नरेबल टू अर्ली प्रेगनेंसी, जल्दी प्रेगनेंसी भी इट इलेबोरेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टडी फाइंड्स, स्टडी ऑन, एक मिनट, स्टडी shows impact of climate change on women and children। वुमेन एंड चिल्ड्रन पे जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन पे जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होने वाला है? बिहार, एक मिनट ये पेन मोटा हो गया, बिहार, गुजरात, यूपी, MP, महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं लगभग लगभग सारी ही आ जाती हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, एंड तेलंगाना, इन सभी स्टेट्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। मोस्टली वो वाली स्टेट्स आ गई जहाँ पे कोस्टल एरिया ज़्यादा लगता है, स्पेशली ये वाला। बिहार में कोस्टल कहाँ पे है? गुजरात हो गया, कोस्टल वाली ज़्यादा आ रही है, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, दूसरी भी है ही है ऑलमोस्ट। तो ये वाली जो स्टेट्स हैं इनके अराउंड एक बॉक्स बना लेंगे और इनको कहेंगे कि ये जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है लग रहा है। पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली ये स्टेट्स जो हैं दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, टू क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स। ठीक है ना, यहाँ पर जो है डिजास्टर्स ज्यादा होंगे, साइक्लोन यहाँ पर ज्यादा आएंगे, ड्रॉट्स यहाँ पर ज्यादा आएंगे, फ्लड्स इन स्टेट्स में ज्यादा आएंगे। ठीक है ना, कहाँ पर? ये वाली स्टेट्स में, बिहार, गुजरात, यूपी, MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। क्या हमको नाम याद करने हैं? बिल्कुल हमको नाम याद करने हैं। ठीक है ना, हमको नाम याद करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। एक तो यहाँ पे एंटोनिम मैं ही तुम्हें बता देती हूँ, टब बन रहा है, देखो टब। ठीक है ना, TUB, टब बन गया। ठीक है ना, अब रह गया MGWA। ठीक है ना, तो टब, MG गाड़ी भी है ना एक, MG वो बड़ी वाली। ठीक है ना, WA, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, WA, तब MGWA ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ये स्टडी किसने करवाई थी? ठीक है ना, इंटरनल स्टडी कमीशनड बाय, इंटरनल स्टडी कमीशनड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टडी क्लाइमेट चेंज बच्चों को और वुमेन को कैसे इफेक्ट करेगा, ये किसने करवाई? कमीशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना, वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये इंटरनल स्टडी करवाई।
ठीक है ना। उसके बाद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन वुमेन इज अंडर सर्च, वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम सर्च किया जा रहा है, ज़्यादा सर्च होना चाहिए था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये टाइटल क्या है स्टडी का, स्टडी टाइटल्ड हाउ डज क्लाइमेट चेंज, हाउ डज क्लाइमेट चेंज impact women, impact women and children across agroecological zones in India. A scoping study. ये स्टडी करी किसने? देखो यार यहाँ पर दो चीजें हैं, इंटर कमीशनड बाय, कहा किसने और करी किसने। कमीशन इन्होंने करी बट करी किसने? स्टडी बाय एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है ना। एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है सौम्या स्वामीनाथन, मतलब स्वामीनाथन जी की बेटी लग रही है मुझे ये, ठीक है ना। चेयरपर्सन कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। तो वो कह रही है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अंडर रिसर्च्ड है, ज़्यादा रिसर्च होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है वुमेन लिफ्ट हेल्थ, ठीक है ना। वुमेन लिफ्ट हेल्थ, वुमेन लिफ्ट हेल्थ, कहाँ गया? वुमेन लिफ्ट हेल्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल हेल्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2024, ये कहाँ पर हुई? यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में बात हुई थी। डर इस सलाम, ठीक है ना, डर के मारे बच्चे सलाम करने लग गए जब मम्मी ने डांटा कि भैया सलाम किया करो। तंजानिया में हुई है, ठीक है ना। इन आर स्कोपिंग स्टडी 70% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड साइक्लोन्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर न्यूट्रिशन, टीनेज प्रेगनेंसी, ये सब कुछ ये कह रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा? स्टडी क्या फाइंड करिए? स्टडी फाउंड, ठीक है, क्या इम्पैक्ट होंगे? स्टंटिंग होगी, स्टंटिंग इन चिल्ड्रन, स्टंटिंग इन चिल्ड्रन, अंडरवेट, अर्ली प्रेगनेंसी, अंडरवेट, अर्ली प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी भी होंगी। जब मतलब जल्दी माँ बनेंगे, टीन प्रेगनेंसी बढ़ जाएगी, ये इनकी रिसर्च कह रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक स्टडी हुई है, ठीक है ना। इस स्टडी का नाम क्या है? स्टडी टाइटल्ड है हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स इन इंडिया। ये किसने स्टडी करी है? एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने करी है। किसने कहा था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा था। कौन सी स्टेट्स में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा? टब, एमजी वाह, टब से टी से तेलंगाना, यू से यूपी, बी से वेस्ट, बी से बिहार, ठीक है, एम से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जी से गुजरात, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल और ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन सब पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। क्या इम्पैक्ट होगा? बच्चों में स्टंटिंग देखी जाएगी, अंडरवेट होंगे बच्चे और अर्ली प्रेगनेंसी भी देखी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बात हुई वुमेन लिफ्ट हेल्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की 2024 में जो हुई है तंजानिया, वो भी इसी के अराउंड, चीज के अराउंड हुई थी। ये कहाँ पर हुई है? ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ बिहार एंड गुजरात द जियो spatial maps show hotspots where exposure to drought, flood and cyclone coexist with stunting and underweight children. गुजरात और बिहार में जो कोस्टल एरियाज के अराउंड जगह हैं वहाँ पर ये ज़्यादा, कोस्टल तो नहीं, अगेन मैं कोस्टल बार बार बोल देती हूँ, कुछ एरियाज हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, तो वो मैप किए गए हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टंटिंग और अंडरवेट चिल्ड्रन पाए जा सकते हैं। उसके बाद इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट का क्या मतलब होता है? इलीगली, ये जगह जो है ये गवर्नमेंट की है, ठीक है ना, इसके ऊपर जाकर तुमने घर बना लिया, तुम बैठ गए, तुम क्या करा? तुमने इंक्रोचमेंट करी, ठीक है। अब इंक्रोचमेंट कहाँ पर हो रही है? दिल्ली रिज में। कहाँ पर? इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट इन दिल्ली रिज। अब दिल्ली रिज है क्या? किसको पता है दिल्ली रिज? कोई दिल्लीइट यहाँ पर जिसको पता हो दिल्ली रिज? तो दिल्ली रिज क्या है ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ओवर 380 हेक्टेयर्स, क्या है? ओवर 380 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है
एक मिनट, हाँ, 380 hectares of land that is ecologically sensitive of the ecologically sensitive Delhi Ridge area have been encroached upon and another 183 hectares diverted for non forestry purposes। तो यहाँ पर ये दिल्ली का फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर दिल्ली में वैसे ही पॉल्यूशन इतना है और इस एरिया में जो फॉरेस्ट बचा भी है दिल्ली में, वहां पर इंक्रोचमेंट हो गई है और नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए चीजें यूज करी जा रही हैं। ये किसने बताया? सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को। द डेली रिज इज द टेल एंड ऑफ द एंशियंट अरावलीज विच इज अराउंड 1500 million years old and stretches through Delhi, Haryana, Gujarat and Rajasthan. The forest department has 6,626 hectares of forest land, 5% that is this much have been encroached upon। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिज क्या है, ठीक है ना, दिल्ली रिज एरिया है क्या। दिल्ली रिज जो है, दिल्ली रिज पॉइंट लिखेंगे, दिल्ली रिज इज द tail end of the ancient Aravallis which is around 1500 million years old। ठीक है ना, अरावलीज जो है, अरावलीज का एरिया है और अरावलीज कहाँ पे रन है, एंड स्ट्रेचेस थ्रू दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है जी, ये दिल्ली रिज एरिया, और यहाँ पर क्या हुई है? इंक्रोचमेंट। ठीक है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज 6626 हेक्टेयर ऑफ लैंड, 6626 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है ना, और इंक्रोच कितना हुआ है? 308.55 हेक्टेयर्स इंक्रोच। क्या मुझे याद करना है कितने इंक्रोच हो गए? नहीं, मुझे बस ये याद रखना है कि क्या इंक्रोच हुआ है, दिल्ली रिज एरिया क्या है, ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, और इसमें इंक्रोचमेंट हो गई है ये पता होना चाहिए। ठीक है, द रिपोर्ट केम अप बिफोर अ सुप्रीम कोर्ट बेंच। ठीक है, द सीईसी टोल्ड द कोर्ट इट वुड फाइल अ डिटेल्ड रिपोर्ट। ये कह रहे हैं कि बहुत ही गलत बात है। इसमें एमिकस क्यूरे कौन होता है? एमिकस क्यूरे क्या होता है? एमिकस क्यूरे क्या होता है? एमिकस क्यूरे आपको इंग्लिश में यह आ सकता है वर्ड, या जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लीगल में आ सकते हैं, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अब ये कौन है? दोस्त कोर्ट का फ्रेंड ऑफ कोर्ट। इसमें बेसिकली आंसर फ्रेंड ऑफ कोर्ट है इसका, बट होता क्या? एमिकस क्यूरे कौन है? लॉयर्स को अपॉइंट किया जाता है कि यार तुम ना इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, तुम भी इस केस का पार्ट बन जाओ क्योंकि तुम इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो जजेस जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं एमिकस क्यूरे। तो इस केस के एमिकस क्यूरे कौन है? इस केस के एमिकस क्यूरे हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट। इस केस के एमिकस क्यूरे हैं के परमेश्वर। ठीक है ना, पिता परमेश्वर, के परमेश्वर। ये जंगल को बचाने के लिए कौन आएगा? भगवान परमेश्वर। तो के परमेश्वर इस केस के परमेश्वर एमिकस क्यूरे इन दिस केस, एमिकस क्यूरे इन दिस केस। हाँ, बहुत प्राउड फील होता है लॉयर्स को जिसको एमिकस क्यूरे बनाते हैं। ठीक है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट डंडे लगाएगी। ठीक है ना, नोटेड पंजाबी पोएट एंड पद्मश्री रेसिपिएंट सुरजीत पत्तर पास्ड अवे एट हिज रेजिडेंस। अब यहाँ पर हमको क्या पता होना चाहिए? हमको दो ही चीजें पता होनी चाहिए। सुरजीत पत्तर डाइड, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? कि ये पंजाबी पोएट थे। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? कि इनको पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है पेपर में, यही दो पॉइंट्स याद कर लेना। आगे चलेंगे। एक्टिविस्ट अर्जेस सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट पैनल टू बी ट्रांसपेरेंट ऑन एलिफेंट ट्रांसफर। अब एलिफेंट ट्रांसफर पे रूल्स आए हैं। ठीक है ना, एलिफेंट ट्रांसफर पे एलिफेंट ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट रूल्स आए हैं। ठीक है ना, तो ये एलिफेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करे। ठीक है ना, एलिफेंट ट्रांसफर के रूल्स कौन से हैं? एलिफेंट ट्रांसफर रूल, सबसे पहला तो क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 में किस एनिमल को ट्रांसफर करने के लिए रूल्स निकाले गए हैं? एलिफेंट। क्या रूल्स का नाम है? कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर एंड कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर एंड कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट रूल्स 2024। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि रूल्स फॉलो करे जाएं और ये सब।
रस्किन बॉन्ड, ठीक है, ऑर्डर रस्किन बॉन्ड, ऑर्डर रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी फेलोशिप, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं ये, हाईएस्ट ऑनर, ये क्या है, हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब जो रस्किन बॉन्ड जी हैं वो कहाँ पैदा हुए थे, वो हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए थे। उनके नोटेबल वर्क्स कौन कौन से हैं, वंस अपॉन अ मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड टू रंगा, टेल्स ऑफ फोस्टेनगंज, लेपर्ड ऑन द माउंटेन एंड टू मच ट्रबल। ये सारे अगर लिख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टेबल बना लेते हैं, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। नोटेबल वर्क्स कौन कौन से हैं, वैग्रेंट्स in the valley, once upon a monsoon time, angry river, strangers in the night, all roads lead to Ganga, tales of Fosterganj, leopard on the mountain, too much trouble। हाँ मुझे पता है, देर इज टू मच ट्रबल इन लर्निंग दिस, बट रीडिंग मार लेना, ठीक है। चलो, कानिज विदेश इंडिया में एक्वायर लिथियम एसेट इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखो इन्होंने पहले कहाँ पे लिथियम एक्वायर किया है, कि वहां पर ये करेंगे माइनिंग लिथियम की, अर्जेंटीना में। तो यहाँ पर कानिज, कांजिश नहीं, कांजी, कानिश विदेश इंडिया में एक्वायर, मे का मतलब शायद, पक्का नहीं, में एक्वायर लिथियम एसेट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लिथियम क्या करेंगे, लिथियम एसेट इन ऑस्ट्रेलिया एक्वायर कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं ये लोग, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, काबिल बोलते हैं, पहले तो कंपनी का नाम काबिल, दैट इज कानिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। होप्स टू एक्वायर लिथियम ब्लॉक इन ऑस्ट्रेलिया। काबिल क्या है, बहुत ही काबिल है, काबिल इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ 3 PSUs, that is public sector undertaking, ठीक है ना। क्यों, टू स्काउट फॉर मिनरल एसेट्स ओवरसीज, ठीक है ना। मतलब ये बाहर से जो ऐसे मिनरल एसेट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट के, इसलिए ये कंपनी बनाई गई है, ठीक है ना। यहाँ पर अर्जेंटीना में ऑलरेडी, अर्जेंटीना ऑलरेडी टेकन, अर्जेंटीना में ऑलरेडी ले लिया इन्होंने। अब यहाँ पर ये बात करें लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल, क्यों, एनर्जी इंपॉर्टेंट मिनरल, ठीक है, क्योंकि ये बैटरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज होता है, बैटरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज होता है, ठीक है जी। ओके, इसलिए लिथियम इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम वाला ये लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, विल कैटल बी द नेक्स्ट लैब फॉर फ्लू होस्टिंग स्विचिंग। अब यहाँ पर क्या था, अभी तक ये था कि जो कैटल हैं जैसे काउज हैं उनके अंदर H5N1 वायरस नहीं आता, बट ये फॉल्स हो गया, क्योंकि यूएसए के अंदर मार्च के अंदर बहुत सारी काउज को H5N1 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये लिखेंगे कैटल्स, इतना बड़ा cattle were considered to be
resistant to infection with influenza A virus, that is H5N1 virus. ठीक है ना? In March 2024, first detected in dairy cattle in Texas, ठीक है ना? Spreading नाउ, ठीक है ना? ये टेक्सास यूएसए के अंदर काऊ के अंदर मिला, तो पता चला कि अच्छा ये काऊ को भी हो सकता है. An NIH-funded study has found an absence of infectious virus in milk samples. The April 23 report high concentration in milk from infected dairy cattle. तो concentration of milk के अंदर भी ये वायरस अब मिल रहा है, ठीक है ना? तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये लगता था कि H5N1 वायरस जो है वो कैटल्स में नहीं फैलता है, बट ये रॉन्ग हो गया क्योंकि मार्च 2024 में टेक्सास की काऊ के अंदर, कैटल के अंदर ये वायरस पाया गया है. इंपॉर्टेंट, यस, इसको मार्क कर लेंगे इंपॉर्टेंट किसी और कलर के पेन से और स्टार मार्क कर लेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द रूल्स ऑन कंटेस्टिंग सीट्स? तो यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर होंगे एंड ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो पहले ही स्टार लगा लेना. व्हेन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी announced that he would contest from Raebareli in UP, questions were raised on why he took this decision after Kerala elections was over. He is a contestant from Wayanad too. तो राहुल गांधी जो है वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए दो जगह से खड़े हो रहे हैं. कहाँ से? एक तो वायनाड से केरला में और रायबरेली उत्तर प्रदेश से. अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ कैंडिडेट इज परमिटेड टू कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम अप टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. वो दो जगहों से इलेक्शन लड़ सकता है, बट ही और शी कैन होल्ड ओनली 1 सीट एट द टाइम इफ इलेक्टेड फ्रॉम बोथ. एक ही सीट से वो मतलब कंटिन्यू एक ही सीट पे कर सकता है. तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, ठीक है ना? इलेक्शंस, सबसे इजी हेडिंग इलेक्शंस. तो यहाँ पर नहीं, राहुल गांधी कंटेस्टिंग फ्रॉम 2 सीट्स. 2 सीट से राहुल गांधी जी खड़े हो रहे हैं, ठीक है जी? कहाँ से खड़े हो रहे हैं? एक तो राहुल गांधी रायबरेली यूपी से खड़े हो रहे हैं, और वायनाड केरला से, ठीक है जी? अब यहाँ पर क्या ये लीगल है? तो आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है बिल्कुल. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है? कैंडिडेट इज परमिटेड टू कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम अप टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है ना? बट वो ये भी कहते हैं ही और शी कैन होल्ड ओनली 1 सीट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. नहीं, 1 सीट इफ इलेक्टेड फ्रॉम बोथ, ठीक है ना? दोनों से इलेक्ट हो गए तो दोनों का नहीं चलाएंगे, एक का ही चलाएंगे. फिर वहां क्या होगा? बाई इलेक्शन, मतलब दोबारा से इलेक्शन होगा. और सबसेक्शन 33(7) ऑफ आरपीआई अलाउइंग अ कैंडिडेट. अब यहाँ पर सेक्शन भी हमको बता दिया है, सेक्शन 33 क्लॉज 7 ये कहता है, ठीक है ना? वॉज अमेंडेड, ठीक है ना? अब ये क्या है? अमेंडमेंट, ठीक है ना? सेक्शन 33 क्लॉज 7 वॉज अमेंडेड in 1996, prior to which there was no bar on the number of constituencies from which a candidate could contest.
तो मतलब 1996 तक अनलिमिटेड जहां मर्जी से कंटेस्ट कर लो, बट उसके बाद लिमिट लगा दी गई थी, अमेंडमेंट हो गई थी। सेक्शन 70 द सेम एक्ट स्टिपुलेट दैट कैंडिडेट कैन होल्ड ओनली वन सीट एट अ टाइम। सेक्शन 70 क्या कहता है? सेक्शन 70 बोलता है कि आप एक ही सीट को होल्ड कर सकते हो। सेक्शन 70 कहता है बट आप एक ही सीट को होल्ड कर सकते हो। दूसरी में क्या होगा? बाय इलेक्शन, मतलब दोबारा इलेक्शन होंगे। द मिनिमम एज टू कंटेस्ट, यहाँ पर अब लंबे लंबे नोट्स बनेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, तो पहले ही इंपॉर्टेंट लगा करके स्टार स्टार लगा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? मिनिमम एज टू कंटेस्ट लिख लेंगे, मिनिमम एज टू कंटेस्ट, ठीक है ना। मिनिमम एज टू कंटेस्ट कितनी है? मिनिमम एज टू कंटेस्ट ऑफ फॉर अ पर्सन टू कंटेस्ट लोकसभा इज मिनिमम एजेस, मिनिमम एज दोबारा लिखना पड़ेगा, दोबारा क्या लिखना है, यहाँ से कंटिन्यू करते। मिनिमम एज टू कंटेस्ट फॉर अ पर्सन टू कंटेस्ट लोकसभा या स्टेट असेंबली के लिए 25 ईयर्स। असेंबली पोल्स इज 25 ईयर्स, मतलब शादी के 4 साल बाद तुम इलेक्शन लड़ सकते हो। 21 में शादी कर सकते हो लड़का, लड़कियां तो भाई। वाइल वन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली एट 30 ईयर्स। 30 साल की उम्र पे आप राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन सकते हो, बट 25 साल की उम्र में आप लोकसभा या स्टेट असेंबली का मेंबर बन सकते हो। अब इसमें और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? रिक्वायरमेंट्स में अगर हम देखें, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट्स मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। रजिस्टर्ड इन सम कॉन्स्टिट्यूएंसी, रजिस्टर्ड इन सम कॉन्स्टिट्यूएंसी of a country as a valid voter, must not have been convicted of any offense punishable by more than 2 years, ठीक है ना। ऐसी कन्विक्शन का मतलब क्या? प्रूवन गिल्टी, कि हाँ भाई इसी ने किया ऑफेंस। अगर प्रूवन गिल्टी है फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल बाय मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या चीज़ है? वो कह रहे हैं देयर इज नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई वो नहीं है, पंगा नहीं है, ठीक है ना। नो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीडेड, नो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन needed to contest जनरल इलेक्शंस, ठीक है ना। जनरल इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए कोई मिनिमम, ये क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के ये हॉट बर्निंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। हाउ कैन बी अ कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड, कैंडिडेट कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? हाउ कैन अ कैंडिडेट बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ कैन अ कैंडिडेट बी डिस्क्वालिफाइड, कैसे एक कैंडिडेट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग चोजन एज बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो क्या है? होल्ड्स एनी, ठीक है, ईदर हाउस। अ पर्सन, ये सारा ही लिखना पड़ेगा, शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग chosen as or being a member of either house
if he holds any office of profit under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, मतलब कोई भी ऑफिसर और ये सब कुछ लगा हुआ है तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, इफ ही और शी इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इफ ही और शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, ठीक है ना। कौन नहीं कर सकता? अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड है, ठीक है ना। अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, अनसाउंड माइंड, ठीक है ना, स्टैंड्स डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, एक कोर्ट ने उसको बोला हुआ है कि हाँ भाई ये ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो वो नहीं लड़ सकता इलेक्शन, नहीं बन सकता पॉलिटिशियन, ठीक है ना। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकला हुआ है, पैसे देने हैं, ठीक है ना, तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है ना। इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डिस्क्वालिफाइड है। वॉलंटरीली एक्वायर्ड, स्टेट किसी और की, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तो फिर भैया तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है, इंडिया में इलेक्शन बाजी। ईसीआई हैज अमेंडेड द रूल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग ड्यूरिंग द इलेक्शंस, द न्यू रेगुलेशंस इंक्लूड इंक्रीजिंग द कैश डोनेशन लिमिट फ्रॉम, ठीक है ना, कैश डोनेशन लिमिटेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, amended rules of political party funding, new regulations include decreasing the cash donation limit from ₹20,000 to ₹2,000, कितना डिक्रीज करना है? 20,000 से 2,000 कर दिया है डोनेशन लिमिट, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। कंपनीज विद लेस देन 20 एम्प्लॉयज, अब यार पीएफ का एक है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है एक पीएफ के ऊपर, दैट इज प्रोविडेंट फंड, जो कि आपकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए होता है। और ये कौन किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है? जिस भी कंपनी में विद लेस देन 20 एम्प्लॉयज कैन ऑल्सो रजिस्टर, फॉर ऑल एम्प्लॉयज ड्रॉइंग अ सैलरी आर एलिजिबल फॉर ईपीएफ, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन ₹15,000, किसी की अगर सैलरी ₹15,000 से कम है तो ईपीएफ जो है वो इंपॉर्टेंट है, 15,000 प्लस वालों के लिए ये वॉलंटरी स्कीम है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्नाटका हाईकोर्ट क्या कह रही है ये पढ़ते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन अ 15-year-old अमेंडमेंट टू द लॉ विच परमिट्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन वर्कर्स इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्यों है 15,000 लेस वालों के लिए इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी क्यों है? कि उनका जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज जो है वो सिक्योर हो जाए, आफ्टर जब उनकी जॉब खत्म हो जाए उनके पास कुछ पैसा हो, ठीक है ना, जिसके अंदर एम्प्लॉय का कुछ परसेंटेज डालते हैं पैसा और कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयर डालता है हर महीने, और वो पैसा इकट्ठा करके रिटायरमेंट के टाइम पे वर्कर को, एम्प्लॉय को दे दिया जाता है, जो उसका बनता है पेंशन फंड, जो उसका बनता है ओल्ड एज के लिए हिसाब किताब, राइट। अब इसके अंदर फॉरेन वर्कर्स को भी दिया जाता था, जिनकी सैलरी बहुत बहुत ज्यादा भी होती थी उनको भी दिया जाता था, पर कर्नाटका हाईकोर्ट कहता कि ईपीएफ का जो मेन पर्पस है, जो मेन एम है वो ये थोड़ी ना है, तो इसलिए उन्होंने ये खत्म कर दिया है। किसके लिए? फॉरेनर्स के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्नाटका हाईकोर्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन से हाईकोर्ट ने ये किया है? तो कर्नाटका हाईकोर्ट स्ट्रक डाउन अ 15-year-old amendment to the law which permits incorporation of foreign workers in employees provident fund, ईपीएफ, ठीक है ना, ईपीएफ। अब यहाँ पर ये फॉरेन से जो वर्कर्स आके इंडिया में काम कर रहे हैं उनको ये मिल रहा था, अब ये नहीं मिलेगा,
ठीक है ना। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, इंडियाज वाइटल सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इट एडमिनिस्टर्स थ्रू अ स्ट्रेटजी बॉडी। अब यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट ईपीएफ, ठीक है ना, ईपीएफ की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना। इंडिया की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मतलब कि जो सोशली सिक्योर करे लोगों को, ठीक है ना। और ये कौन करते हैं, इसमें क्या है यहाँ पर लिखेंगे, एम्प्लॉयज, पहले तो इस एक्ट का पूरा नाम, एम्प्लॉयज provident funds provident funds and miscellaneous provisions act 1952, ठीक है ना। इसकी थ्री मेन स्कीम्स हैं, क्या है इसकी थ्री मेन स्कीम्स हैं, ईपीएफ स्कीम, ईपीएफ स्कीम, ईपी स्कीम एंड एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। ये जो है सिर्फ क्लैट वाले याद करेंगे, बाकी सब लिख लें और एक रीडिंग मार लोगे तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज एडमिनिस्टर्ड, ये हर कोई याद रखेगा, इट इज एडमिनिस्टर्ड, इट इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू थ्रू अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पर और क्या है, ईपीएफ, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो ऑर्गेनाइजेशन वो है, एन एस्टैब्लिशमेंट विद द मिनिमम ऑफ 20 एम्प्लॉयज इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ, ये लिखेंगे थर्ड पॉइंट, एन एस्टैब्लिशमेंट with a minimum of with a minimum of 20 employees is required to register with EPFO and make provident fund contributions for eligible employees, ठीक है ना, कि कुछ इनको एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए इनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेस देन 15,000 सैलरी पर मंथ के लिए इट इज कंपल्सरी, पर मंथ रिक्वायर्ड, कंपल्सरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं 2008 में 1952 एक्ट अमेंड किया गया, ठीक है ना, टू इंक्लूड इंटरनेशनल वर्कर्स, ठीक है ना। अब ये जो कर्नाटका हाईकोर्ट कह रहा है कि इंटरनेशनल वर्कर्स को नहीं दे रहे हम, ठीक है ना, ये हमारे यहाँ वालों के लिए है और उनकी सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, आगे चलेंगे, क्योंकि ये 15,000 वाली सीलिंग जो थी ना, ये इंटरनेशनल वालों को एप्लीकेबल नहीं थी, ठीक है। इंडिया ड्रग कंट्रोलर, इंडिया के ड्रग्स कौन कंट्रोल करता है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ड्रग मतलब वो वाले नहीं, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। इंडिया ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, मेडिसिन अप्रूवल कंट्रोल, कौन अप्रूवल कंट्रोल करेगा, मेडिसिन अप्रूवल कंट्रोल, ठीक है ना। मेडिसिन अप्रूवल कंट्रोल कौन है, ठीक है ना, इंडिया का ड्रग रेगुलेटर कौन है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल मेरे भाई, कंट्रोल, CDSCO। अब इसकी सबसे पहले तो फुल फॉर्म आ सकते हैं, जितने भी जुडिशरी वाले बच्चे हैं रट लो, मेंस के अंदर आएगा ये, ठीक है। हैज विड्रॉन पावर्स डेलीगेटेड टू स्टेट, क्या किया इसने, हैज विड्रॉन पावर्स डेलीगेटेड टू स्टेट licensing authorities to issue
NOC, no objection certificates for manufacture of unapproved, banned or new drugs for export purposes. ठीक है ना? तो जो भी है मैन्युफैक्चर ऑफ अनअप्रूव्ड बैंड और न्यू ड्रग्स एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए, मतलब कहीं बाहर भेजना है, तो पहले सिक्योरिटी स्टेट वालों के पास भी पावर होती थी, अब ये पावर छीन ली गई और किसके पास है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास। दिस लेटेस्ट कवरिंग ड्रग्स, क्यों? क्योंकि ड्रग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चे मार दी, किडनी खराब कर दी बच्चों की, मर गए बच्चे इतनी जगह पे इंडिया वाले। CDSO इज नाउ द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मेंट फॉर, अब यहाँ पर ये हम बहुत ही केयरफुली लिख लेंगे, CDSCO इज नाउ द सोल अथॉरिटी, अकेली अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग, सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग मैन्युफैक्चरिंग licenses for drugs meant for export। अगर बाहर भेजनी है मेडिसिन और वो इंडिया में बनानी है तो किससे अप्रूवल चाहिए रहेगा? CDSCO की से। इंडिया रैंक्स वर्ल्ड, इंडिया रैंक क्या करता है वर्ल्ड में? ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं, सीधी लाइन। ठीक है, तो क्या करते हैं? इंडिया रैंक्स, ये लिखेंगे थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बनेगा ये, इंडिया रैंक्स थर्ड worldwide as a producer of drugs and pharmaceuticals बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के अगर हिसाब लगाएं, ठीक है ना, हम अराउंड 200 कंट्रीज को, टेरिटरीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सप्लाई 62% ऑफ ग्लोबल डिमांड फॉर वैक्सीन एंड इज लीडिंग सप्लायर ऑफ DPT, दैट इज टेटनस, BCG, ये सारे के वैक्सीन और मीजल्स के वैक्सीन वो करते हैं। तो 62% ऑफ वर्ल्ड की वैक्सीन, 62% ऑफ ग्लोबल डिमांड ऑफ vaccines is supplied by Indian pharmaceutical companies, Indian pharmaceutical industry। ठीक है, On May 8, 60-year-old John Ramsay Swinney, ये नेशनल पार्टी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, वॉज फॉर्म इन स्कॉटलैंड फर्स्ट मिनिस्टर, ये हम लिख चुके हैं। ठीक है ना, क्या नाम है? जॉन रामसे, राम से या राम जी का नाम लेके, जॉन ने राम भगवान से बोला कि मुझे विनी द पू देखना है, मम्मी देखने नहीं तेरी, स्विनी। ठीक है, ये कौन है? स्कॉटलैंड फर्स्ट मिनिस्टर। अब यहाँ पे ये फर्स्ट मिनिस्टर क्यों होता है? क्योंकि भाई ये ब्रिटेन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए। ठीक है ना, बट ये ब्रिटेन से अलग होना चाहता है। अब ब्रिटेन ने इतने पाप किए, इंडिया पाकिस्तान को अलग कर गया, तो ब्रिटेन को अब जो पाप किए हैं, बैड कर्मा किए हैं, वो तो करना ही पड़ेगा ना। स्कॉटलैंड हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन विच रिंग स्ट्रॉन्ग टू दिस डे। ठीक है ना, स्कॉटलैंड लिखेंगे ये, स्कॉटलैंड हैज अ लॉन्ग standing demand for independence फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या चाहिए? आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। कौन कह रहा है? स्कॉटलैंड। ठीक है ना, अब यहाँ पर, अरे यार ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो हमको काटना पड़ेगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ से ये डिलीट नहीं होगा, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी भैया, हिल जाओ इधर उधर, नहीं हो रहा। चलो हम इधर करेंगे, छोड़ो छोड़ो। Devolved powers mandate Scotland 1999 after nationwide referendum. Devolved powers mandate that Scotland can form legislation on issues such as health। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इधर लिखना पड़ेगा ये बीच में ये आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट हो गया।
सेकंड होगा ये पॉइंट, और थर्ड पॉइंट ये है कि 1999 आफ्टर नेशन वाइड रेफरेंडम devolved powers mandate that Scotland can form laws on issues such as health, transport, and education. ठीक है ना। वाइल अदर जो चीज़ों से रिलेटेड पावर्स हैं वो अभी भी किसके पास है, ब्रिटेन वालों के पास है। मिस्टर स्वीनी जॉइंट, मतलब स्वीनी भी यही चाहता है कि आज़ादी हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो अगर ये जुदा होते हैं स्कॉटलैंड वाले ब्रिटेन से, तो हमको याद रखना है कि स्कॉटलैंड वाले क्या होना चाहते हैं, जुदा जुदा। किससे, ब्रिटेन से जुदा जुदा। फर्स्ट एक्सट्रीम सोलर क्या हुआ, फर्स्ट एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म in 20 years, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2130, ठीक है ना। ये क्या हुआ, कोरोनल मास इजेक्शंस, CMEs आई, ठीक है ना, केम जस्ट आफ्टर, ठीक है ना। अरोरा लोगों को घर बैठे बैठे दिखा, कनाडा के अंदर भी दिखा ये, ठीक है। मेरी फ्रेंड ने फोटोग्राफ्स भेजी मुझे, और US वालों ने भी भेजी है स्कूल के ग्रुप में। हाँ, और हम घर बैठे बैठे बस ये देख रहे हैं कि धूप कब कम होगी। पाकिस्तान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक धार टू विजिट चाइना। अब पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का डेप्यूटी PM कौन है ये हमको पता होना चाहिए। पाकिस्तान डेप्यूटी PM इशाक धार। अगर कोई अभी JMI का पेपर हुआ तो उसके अंदर भी पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, USA से रिलेटेड। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत ही खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर किसी ने हमारा एजुगिरी बहुत अच्छे से देखा था 8 to 12 मंथ्स के लिए, या फिर वन शॉट्स हमारे फॉलो किए थे, या फिर हमारे MCQs भी बाय करे थे जितने भी महीनों के आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे वीडियो उसमें से और मॉक टेस्ट में से कितना पेपर जामिया में आया। मैं खोल रही हूँ अपनी ये नोटबुक, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो हमारे 47 क्वेश्चंस, यस 47 क्वेश्चंस आउट ऑफ 47 क्वेश्चंस आउट ऑफ 52 क्वेश्चंस हमारे ही लेक्चर्स में से आए। मतलब अगर आप एजुगिरी ही देख रहे हो तब भी कवर होंगे, loggery.in के वन शॉट्स देख रहे हो तब भी। Isn't it a great thing? पीयू में जितने क्वेश्चन आए मैंने वो गिने नहीं, इसके ज़्यादा थे तो गिन लिए, मैं उसके भी गिन के बताऊंगी आपको। मॉलडीव से 76 इंडियन मिलिट्री पर्सनल रिप्लेस्ड बाय सिविलियंस। तो ये हमने कल पढ़ा था कि मॉलडीव वालों का क्या दिक्कत हो गई थी। मॉलडीव्स सेड 76 इंडियन मिलिट्री, मतलब जो हेल्प है वो मिल रही है इंडिया की तरफ से, हाँ हाँ, जो पैसा मिल रहा है वो हमको चाहिए, बट अपनी शर्तों पे, वो रिप्लेस्ड बाय सिविलियन एम्प्लॉयज, मतलब आर्मी से कोई लेना देना नहीं उनका, ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड which manufactured 2 helicopters gifted by India, ठीक है ना। ये हेलीकॉप्टर जी संभाल रहे थे वहां पर लोग, अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाले लोग भेज दिए हैं, ठीक है। रफा के अंदर इसराइल ने अपना स्टार्ट कर दिया अटैक, ठीक है। The United States has issued a stunning criticism of Israel's use of American weapons in Gaza war after Israel forces intensified operations around the southern city of Rafah. Israel's main international ally, Israel का main international ally का मतलब दोस्त, फ्रेंड। कौन है इसराइल का दोस्त, फ्रेंड? USA। वो ही इसके अगेंस्ट हो ही जा रहा है अब, ठीक है। That it was reasonable to assess that Israel had used weapons in ways inconsistent with international humanitarian law, but the State Department report said it could not reach conclusive
findings and stopped short of blocking weapons shipments. Relations between the two allies slumped after US President Joe Biden said he would halt some arms delivery if Israel went ahead with a full-scale assault in Rafah. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको समझेंगे, नोट करने की जरूरत नहीं है. इसराइल कहता कि अब मैं रफा पे अटैक करूंगा, ठीक है ना. रफा गाजा का ही पार्ट है, तो यूएसए ने कहा कि तुम रफा पे अटैक मत करो, ठीक है ना. इसराइल कहता मैं तो करूंगा, यूएसए कहता कि हम तुमको वेपन्स नहीं देंगे फिर लड़ने के लिए. तो इसराइल कहता हम खुद लड़ लेंगे. इसराइल के पीएम ने बोला कि जूस जो है वो नाखूनों से लड़ेंगे, तुम्हारे वेपन्स की हमको जरूरत नहीं है. रशिया टेक्स 5 विलेजेस इन यूक्रेन खार्किव रीजन. रशिया ने 5 villages के ऊपर कब्जा कर लिया. Russia said on Saturday that its forces had taken 5 border villages in Ukraine's Kharkiv region, where Russia launched an offensive on Friday, exploiting its increasing advantage on the battlefield of eastern Ukraine. In its briefing on Saturday, the defense ministry said the Russian forces had taken the villages of Plentivka. ये याद करने पड़ेंगे, लिख लेते हैं, ठीक है, याद करने पड़ेंगे. ये PYQ है, पहले भी जब ऐसे लिया था PYQ है ये, ठीक है. Russia takes 5 villages in Ukraine's Kharkiv region में, ठीक है ना. कौन कौन से हैं? प्लेटिनिवका, ओहीर, हीर रांझा से हीर याद कर दो. प्लेट हीर रांझा जो है वो प्लेट लेके गए थे अपने साथ. बोरी भी लेके गए थे एक, सिवका बोरी, ठीक है ना. पिलना एंड ट्रिलेंचा, ठीक है ना. ये एरियाज कैप्चर किए हैं. उसके बाद वर्ल्ड एंड ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा रिटर्न टू डोमेस्टिक इवेंट, ठीक है ना. डोमेस्टिक नेशनल फेडरेशन, यहाँ पे लिखेंगे नीरज चोपड़ा to participate in National Federation Athletics Meet, ठीक है. अब आगे चलेंगे. यहाँ पे पनामा में क्या हो रहा है? पनामा से लोग होकर यूएसए जाते हैं, ठीक है ना. इमिग्रेशन होती है, मतलब इलीगल माइग्रेशन होती है, विदाउट परमिशन जो लोग घुस रहे हैं. तो पनामा के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं रॉल मूलिनो, वो कह रहे हैं कि मैं ये बंद करूंगा, ठीक है ना. पनामास न्यू प्रेसिडेंट, क्या नाम है न्यू प्रेसिडेंट का? रॉल मूलिनो, ठीक है ना. टू शट डाउन माइग्रेशन रूट टू यूएसए. जो यूएसए को रूट जाता था यहाँ से, वो बंद करेंगे. पनामा कहाँ पर है? लैटिन अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना. उसके बाद आगे चलेंगे. माइग्रेशन वाला बंद होगा. यस दैट्स इट. आप loggery.in पर जो MCQs हैं वो प्रैक्टिस ज़रूर करें. अप्रैल के MCQs लाइव हो चुके हैं. दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, वेरी वेरी हेल्पफुल. मैंने खुद बनाए हैं ये सारे MCQs. आपके अदर सोर्सेज भी कवर होंगे, ठीक है ना. आप हमारे 1 शॉट्स भी खरीद सकते हैं. 1 शॉट्स जो हैं वो मई 2023 से लेकर के अप्रैल तक के अवेलेबल है. अप्रैल 2024 इनकेस आपका कोई लेक्चर मिस हुआ है, क्लासेस मिस हुई है, तो वहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है ना. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हो. हमारे पास CUT UG के मॉक टेस्ट है, इंग्लिश लीगल स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का. जामिया का तो पेपर ही हो चुका है, अब तो हो गया है जामिया तो, ठीक है. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अवेलेबल है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अवेलेबल हैं, एंड ऑल्सो महाराष्ट्र CET 5 ईयर्स के भी मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं. ओके, बहुत जल्दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लॉगरी एंड दिस चैनल ऑल्सो फॉर कूपन कोड. लॉन्च पे कूपन कोड मिलता है. दैट्स इट. लॉगरी signing off. I'll see you super soon. Edugery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.